बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात ईद स्पेशल में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमा अरसलान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद उल अज़हा का मौका है और हम अपनी ईद का मज़ा दोबारा कर रहे हैं आपके साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने मेहमानों के साथ, और कोशिश कर रहे हैं कि ईद उल अज़हा को डिफरेंट एंगल से मनाने की हम एक जो है वो रिवायत को बरकरार रख सकें। जब हम ये कोशिश करते हैं कि बस ईद पे सोना है और टाइम जो है वो घर पे घर वालों के साथ स्पेंड करना है, तो खासी बोरिंग ईद हो जाती है। लेकिन ईद का मज़ा दोबारा करने के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है, मौसम को एंजॉय करना पड़ता है, और अब तो मौसम भी खुशगवार है और ईद का मज़ा ये मौसम भी दोबारा कर रहा है। तो जब बाहर निकलने की बात आती है, घर से बाहर हो, स्टूडियो से बाहर हो, या फिर अपने वर्क प्लेसेस से बाहर हम जब कोशिश करते हैं कि हम कुछ टाइम स्पेंड करें, डिफरेंट आइडियाज़ जहन में आते हैं, इंसान का जो है वो क्रिएटिविटी भी इन्हांस होती है। और कहा यह जाता है कि हम जितना नेचर से करीब रहते हैं उतना ही हम अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो ये आज हमारी कोशिश थी कि हम ईद उल अज़हा का मज़ा जो है वो घर से बाहर और स्टूडियो से बाहर गुजारने की कोशिश करें अपने मेहमानों के साथ। जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही प्यारे हमारे मेहमान हैं और यकीनन आप उनसे मिल के बहुत खुश भी होंगे। आप उनको स्क्रीन्स पर देखते भी हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। उनकी आप प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से तो जानते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ के हवाले से आप उतनी बातें नहीं जानते होंगे जितनी आज आपको जानने का मौका मिलेगा, और यकीनन हमें भी ये मौका मिलेगा। तो जी जल्दी से अपने मेहमानों से मुलाकात कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज जो हमें मेहमान पहले ज्वाइन कर रहे हैं, सरदार यासिर इलियास खान, आप उन्हें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करना चाहूँगी आपको, और आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो वेरी मच। आज की जो हमारी दूसरी मेहमान है वो भी बहुत प्यारी हैं, यकीनन आप उनको जानते भी हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते भी हैं। आज उनकी ज़रा प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ भी हम जानेंगे। सना मिर्ज़ा एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करना चाहूँगी सना। पहली बात, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, और दूसरा आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। कहना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे ही है। हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमारा दिल करता है कि कोई हमें कॉम्प्लीमेंट करे, कोई हमारी तारीफ़ करे। गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी यासिर। ये जो हम ईद की बात करें, ईद का मज़ा दोबारा करने की बात कर रहे हैं, ये बताइए ज़रा, ईद उल अज़हा पे भी वही मसरूफियात रहती है या डेली रूटीन से हट के ईद का मज़ा गुजारने का टाइम मिलता है? मैं समझ रहा हूँ कि ईद पे ये खूबसूरती है कि आपको दोस्तों को और फैमिली को टाइम देने का मौका मिलता है, जो अक्सर नॉर्मल रूटीन में नहीं मिलता। अब क्योंकि अपनी ज़िंदगियों में इतने ऑक्यूपाइड हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ में, तो आपको पता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी में, तो ये वो वाहिद दिन है आप सब चीज़ों से डिसकनेक्ट करके, डिसंगेज करके सिर्फ अपनी फैमिली पे और दोस्तों पे फोकस करते हैं। बिल्कुल, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन हमें नसीब होता है। अच्छा, मैं समझती थी शायद आप कहते होंगे कि आप टाइम मिला है, आप सो के गुजार लूँ, घर वालों के साथ गुजार लूँ। ये जो दोस्तों वाली आपने बात की है, यकीनन दोस्त आपके खुश रहते होंगे, तो घर वाले नाराज़ तो नहीं हो जाते? नहीं, नो, मैं हमेशा प्रायोरिटी फैमिली को पहले देता हूँ, और दोस्त भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ये एक आर्ट है, ये मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ आप सीखें ज़रूर, क्योंकि फैमिली कम्स फर्स्ट। ये बहुत ज़रूरी है कि आप फैमिली को टाइम दें। ज़रा सना से भी पूछ लेते हैं। सना, वो कहा जाता है कि मशरकी खातून हो और फिर वो मैरिड हो तो फिर उसका टाइम घर पे ना गुजरे, ऐसा हो नहीं सकता, और किचन में ना गुजरे। तो किचन में होता है ईद उल अज़हा ज़्यादा स्पेंड, या फिर टाइम देती हैं दोस्तों को, या बाहर घूमने का ज़्यादा जो है वक्त रखती हैं? किस तरह से प्लान करती हैं ईद को? मेरा ख्याल है शादी की बात तो बाहर घूमना और बाहर टाइम देना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे ही है। और मशरकी औरत चाहे मगरिब में भी चली जाए, लेकिन उसकी मशरकियत ख़त्म नहीं हो सकती यकीनन है। ऐसे ही है। तो किचन में ज़रूर गुजरता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ईद का कुर्बानी का दिन होता है वो हम मोस्टली किचन में गुजारते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो एक ऐसा फरीज़ा है, मेरा ख्याल है कि जो अगर आप अपने खुद कंट्रीब्यूट करें बाय हैंड फिज़िकली, तो तब वो जस्टिफाइड होता है। और मैंने तकरीबन अपनी ज़िंदगी के कोई पिछले 8-10 साल, जिस तरह मैं पहले न्यूज़ के साथ वाबस्ता रही, तो वो ईदें मेरी ऑफिस में गुजरती थी, तो मैं वो फेस्टिविटी बड़ा मिस करती थी। और जब से 4-5 साल से मैंने वो प्रोफेशन छोड़ के प्रोग्रामिंग की तरफ आई हूँ, तो अब मुझे मौका मिलता है कि कम से कम ईद का जो दिन है, कोई सी भी ईद हो, मीठी या बकरा ईद, तो वो मैं घर पे गुजारती हूँ, तो मैं उसको भरपूर तरीके से एंजॉय करती हूँ। अमूमी तौर पे हम पूछते हैं बचपन की ईद और अब की ईद में क्या फ़र्क है। चलें आपसे हम ये पूछ लेते हैं कि जब आप ऑफिस में होती थी वो वाली ईद और घर वाली ईद, दोनों में से मज़ेदार कौन सी गुजरती है? मेरा ख्याल है कि ऑफिस वाली ईद तो बिल्कुल मज़ेदार नहीं गुजरती थी, क्योंकि ऑफिस में अमूमन वही लोग काम करते हैं जो आउट स्टेशन के नहीं होते। जितने आउट स्टेशन के लोग होते हैं वो अमूमन ईदों में, आपको भी खुद भी पता होगा कि वो अपने अपने घरों में चले जाते हैं। तो जो उस शहर के लोग होते हैं, असल छुरी उन्हीं के ऊपर चलती है। और हम लोग बाज़ औक़ात डबल शिफ्ट्स कर रहे होते थे। फिर उस दौरान ये होता था कि ख़बरें भी इतनी नहीं होती थी, ब्रेकिंग्स भी इतनी नहीं होती थी, लेकिन वो एक रूटीन की ख़बरें थी कि इस जगह पर ये हुआ, इस जगह पर ये इज्तिमा हुआ। लेकिन ये होता था कि बड़ा लिमिटेड स्टाफ होता था, तो हमारा वो दिन अमूमन ऑफिस में बड़ा बोरिंग गुजरता था। लेकिन घर में ये है कि बड़ी हैपनिंग्स होती हैं, बच्चे हैं, साथ में फैमिली है,
तो हम, मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा टाइम इंजॉय करते हैं। घर पे ज़्यादा टाइम गुजरता है और घर का टाइम ही फिर इंसान मिस करता है अगर घर पे ना हो। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपकी ईद घर से बाहर गुजरी हो या मुल्क से बाहर गुजरी हो, कितना याद आता था घर? नहीं, घर के साथ ही ईद होती है। मैं समझ रहा हूँ कि आपकी फैमिली हो, बच्चे साथ हो, वालिदैन साथ हो, उसी हुई हम ईद मानते हैं। बिल्कुल, और कुर्बानी वाली ईद हो वो तो घर पे ना हो। देखिए, हम आज जो इतने बेहतरीन वेन्यू पे हैं, इतना खूबसूरत मौसम है, हम ये अपनी आवाम को दिखाना चाहते हैं कि अगर बाहर आप ईद गुजार रहे हैं तो आप पाकिस्तान में क्या मिस कर रहे हैं। इतना प्यारा वेन्यू, इतना प्यारा मौसम। तो आई थिंक आपका घर का अपना घर होता है, आप कहीं कुछ भी कर लें बाहर, आप आई थिंक वो इन्जॉय नहीं कर सकते उस तरह से। वो आपको अपना ही फील नहीं होती जो आपको अपने मुल्क में फील होती है। सही। थोड़ा सा ज़रा प्रोफेशनल लाइफ को भी यासिर मैं डिस्कस करना चाहूँगी। बड़े लोग ये जानना चाहते हैं, माशाल्लाह से आप सेंटोरस के ऑनर हैं, सेंटोरस बनाने का ख्याल कैसे आया? वो कि ये ईद की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं इस हवाले से भी ये जानना सारा चाहूँगी। क्रेडिट मेरे वालिद साहब को जाता है, जो कि एक ट्रू पेट्रियाटिक पाकिस्तानी है। आज भी माशाल्लाह मिडल ईस्ट में उनके पास 13,000 पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, और जो उनकी खिदमात है पाकिस्तान के लिए, इसमें 2020 में उनको सदार पाकिस्तान का अवार्ड भी मिला था। जब ये प्रोजेक्ट कंसीव किया गया था, उस वक्त सीडी का एक ऑक्शन हुआ था, लार्जेस्ट प्लॉट, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लॉट था एट द टाइम। तो वालिद साहब ने डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं। उनकी ख्वाहिश ये थी कि रोज़गार पाकिस्तान में क्रिएट होगा, वो एवेन्यूज़ क्रिएट होंगे ताकि लोगों को यहाँ पे कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। यहाँ से लोग बाहर जाते थे शॉपिंग करने के लिए, लेकिन सेंटोरस इज़ बियॉन्ड शॉपिंग। इट्स अ मिक्स यूज़ प्रोजेक्ट जहाँ पे शॉपिंग मॉल भी है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी है, ऑफिस भी है, 5 स्टार होटल भी आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि वन स्टॉप डेस्टिनेशन बन चुका है, चाहे वो टूरिस्ट हो, डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हो, फॉरेन ट्रैवलर्स हो। तो पाकिस्तान में हमने एक फेज़ दे दिया कैपिटल को कि आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स यहाँ पे भी बन सकते हैं, और एक मेगा प्रोजेक्ट लोगों को ला के दिखाया पाकिस्तान में कि ऐसी इन्वेस्टमेंट यहाँ करें, आपको उसका रिटर्न भी मिलता है और साथ साथ रोज़गार यहाँ पे क्रिएट होगा। अल्लाह पाक मज़ीद तरक्कियाँ दे। सरा थोड़ा सा आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्कस करना चाहूँगी। एंकर बनने का ख्याल कैसे आया? क्या वालिद साहब सहाफ़त से वाबस्ता थे इस वजह से, या फिर बचपन से शौक़ था कि मैंने टीवी पर आना है? मैं आपको बताऊँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त तो जर्नलिज्म में आने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि ये मेरा ख्याल है 17-18 साल पुरानी बात है, और उस वक्त जर्नलिज्म को बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं समझा जाता था ख़वातीन के लिए। और वैसे तो कैमरे पे कहना है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कि मेरी वालदा क्योंकि KPK से ताल्लुक़ रखती हैं, तो मेरी करियर के शुरू के 10 साल तक मेरी और उनकी एक खिटखिट चलती रही कि ये प्रोफेशन छोड़ दो, क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ। तो वो हमेशा ये कहती थी कि देखो उस प्रोफेशन में वापस चली जाओ, और मेरा अपना पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं था मेडिसिन में। मुझे जर्नलिज्म इसलिए पसंद था कि एक तो इसमें ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करने को मिलती थी, एक्सप्लोर करने को बहुत मिलता था, मैं बहुत शौकीन हूँ ट्रैवलिंग की। तो इसमें ये था कि एक तो थ्रिलिंग लाइफ थी, जो एक रूटीन की आपकी लाइफ है 9 to 5 वाली, वो नहीं थी। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया। लेकिन साथी तौर पर इसलिए कहूँगी कि मैं जब एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम काम करने के लिए गई, तो मेरे वालिद ने मुझे बड़ा इनकरेज किया था, और मैंने FM से स्टार्ट किया था। मैंने शुरू में कुछ अर्सा FM में काम किया, तो वहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, और उन्होंने कहा कि कंटेंट की साइट पर कुछ काम करने के लिए यंगस्टर्स चाहिए, तो आप चले जाओ। तो जब मैं गई वहाँ पर, तो उन्होंने मुझे देखकर कहा कि नहीं, ऐसा करें आप ऑडिशन दे दें। तो ऑडिशन मेरा पास हो गया, क्योंकि उर्दू मेरी थोड़ी बेहतर थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बस आप एंकरिंग करें। मैंने कहा नहीं, मुझे एंकरिंग नहीं करनी, मुझे कंटेंट पे काम करना है। उन्होंने कहा नहीं, आप एंकरिंग करेंगी। मैंने कहा नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जब मैं घर जाऊंगी तो मेरी वालदा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो वो मेरे लिए बड़ा टफ था, लेकिन मेरे ख्याल है कि मेरे वालिद, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने बड़ा इसमें सपोर्ट किया मुझे। और मुझे लगता है कि अब जर्नलिज्म में चाहे खातून है या मर्द है, अब काम करना बहुत आसान है, क्योंकि अब वो माहौल नहीं रहा जो आज से 15-18 साल पहले था, स्पेशली फॉर फीमेल्स। लेकिन आजकल मेरा नहीं ख्याल कि उतनी मेहनत, या फिर वो कहते हैं ना टिपिकल वर्ड्स में कि मार नहीं खानी पड़ रही है। मैं कहती हूँ इट्स अ पीस ऑफ केक नाउ। आपने बस पास आउट किया हो, बैचलर्स किया हो, आप थोड़े से टैलेंटेड हैं, थोड़े से शार्प हैं, आपको फुटवर्क आता है, और अब इतने एक्सपोजर्स भी हो गए हैं चीज़ों के साथ, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, हर बंदा अपने आप में एक जर्नलिस्ट बन गया है। हमारे दौर में हमें ये नहीं पता होता था कि जर्नलिज्म की बेसिक लाइंस क्या है, स्टोरी शुरू कैसे होती है, ख़त्म कैसे होती है। तो आई थिंक कि उस वक्त जर्नलिज्म सीखने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे। अब जर्नलिज्म आपकी फिंगर टिप्स पे है, आप गूगल पे भी जाएँ तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर इसका समझ आ सकता है, और बेसिक क्रक्स विद द टाइम आप समझेंगे। तो आई थिंक उस वक्त बहुत मुश्किल था, और हम उन लोगों में से थे जिन्होंने एज सच कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। लेकिन अब इंटर्नशिप्स का कॉन्सेप्ट पिछले 8-10 सालों में आया, उस वक्त इंटर्नशिप्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये मैं अपनी मिसाल इसलिए दूंगी कि मैं मेडिसिन से थी, मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी, और मैंने बिल्कुल ब्लैंकली स्टार्ट किया था। लेकिन अब आई थिंक मुझे लगता है जब लोग मुझसे बात करते हैं तो मैं कहती हूँ कि अगर जर्नलिज्म करना है तो अब ये बहुत आसान है एज कम्पेयर टू। अच्छा, थोड़ा सा इसी को मैं ड्रैग करना चाहूँगी। कुछ लड़कियों का ये ख्याल है अगर आप गुड लुकिंग है तो आप एंकर बन सकती हैं, आप इसको सही मानती हैं? लड़कियों के लिहाज से ये सही है, लेकिन मुझे लगता है कि असल ग्रिप जो होती है वो बिहाइंड द कैमरा होती है। हाँ, ये है कि इसमें सैलरीज़ का बड़ा मैटर करता है। शायद ये चीज़ कहनी मुनासिब ना हो, लेकिन हकीकत ये है
कि आजकल ग्लैमर्स का दौर है, तो जो लड़की हैं या लड़कियां हैं वो ये चाहेंगे कि हम आज अगर हमने जर्नलिज्म पास आउट किया है तो हम कल स्क्रीन के ऊपर आ जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। बट मुझे ये लगता है कि जो सही जर्नलिज्म है वो है जो प्रिंट का है, जो लिखारियों का है। जो टेलीविज़न पे जर्नलिज्म हो रहा है इसमें एंकरिंग और रिपोर्टिंग डिफरेंट फील्ड्स हैं, लेकिन हमने इनको मिक्सअप कर दिया है। मेरी नज़र में मैं एंकर को जर्नलिस्ट कंसिडर नहीं करती 100%। बहुत कम जर्नलिस्ट हैं जो एंकर भी अच्छे हैं, या बहुत कम एंकर हैं जर्नलिस्ट भी अच्छे हैं, लेकिन सारे एंकर जर्नलिस्ट नहीं ये हैं। बहुत प्यारी आपने बात की है कि और इस खबर पे को मेरे बनाना बहुत को एंकर्स इख्तलाफ भी करते हैं और मुझसे नाराज़ भी होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि एंकरिंग और जर्नलिस्टों को थोड़ा सा एक लाइन बिल्कुल होना चाहिए। उसमें जो डिफ्रेंशिएट हम करते हैं उसको यही किया जाता है कि खबर को बनाना, खबर का कंटेंट, उसका मैटर क्या है। यासिर, खबर एक तो हम देख रहे हैं, एक खबर हम दे रहे हैं, खुद खबर का हिस्सा बनना मुश्किल लगता है, कंफ्यूजन होती है या फिर खुशी होती है? मैं अवॉइड करता हूँ इस चीज़ को। उसकी रीज़न ये है कि आपका नैरेटिव शायद एक्चुअल कहानी से डिफरेंट हो, तो वो एक इंसान का परसेप्शन चेंज कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं। लिहाजा जो फैक्ट्स हैं उन्हीं को हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए। जब भी हम कुछ बात करते हैं बेस्ड ऑन नंबर्स होनी चाहिए। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऊपर बीइंग सिविक सोसाइटी, कि आप किसी चीज़ के ऊपर तनकीद ना करें, किसी चीज़ को ओवर क्रिटिसाइज ना करें। ये बहुत की रोल है आपका, क्योंकि आप शायद किसी का माइंड सेट चेंज कर दें। तो आपके ऊपर ये आई थिंक एक फ़र्ज़ है कि जो भी सच है उसको एज इट इज़ कन्वे कर दें, बजाय से कि अपनी उस पर एक नरेशन में। सही। बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो आपको आइडियलाइज़ भी करते हैं, बहुत सारे क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप बिजनेसमैन के बेटे हैं तो आपने भी बिजनेसमैन नहीं बनना है। लेकिन बिज़नेस की सेंस को डेवलप करना, उसकी बेटरमेंट के लिए काम करना और उसको डे बाय डे आपने इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना, कितनी मेहनत दरकार है? देखिए, डेफिनेटली यू हैव टू बी सेल्फ मेड। आपकी अपनी पहचान खुद ही आप बनाते हैं। रोप्स के थ्रू गुजरना बहुत ज़रूरी है ताकि आप बेसिक्स सीखें अपने। मैं जब स्टार्ट में बिज़नेस में आया था या पाकिस्तान में राइट वे नहीं आया था, मैंने बाहर भी बिज़नेस किया है, दुबई में भी किया है, मैंने बाहर मिडल ईस्ट में काफ़ी काम किया। उसके बाद जब पाकिस्तान आया तो मैं एक सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस में 1 साल मैंने लगा के पूरा मॉल लीज आउट किया। तो मुझे एक ब्रांड का, एक कियोस्क के, उसके ओनर्स का, उसके डायनामिक्स का आइडिया है। साथ कंस्ट्रक्शन में भी हमने काफ़ी काम किया, बाहर भी प्रोजेक्ट किए, यहाँ पे भी किए, आज भी मैं कर रहा हूँ। मैंने यूके में भी काम किया हुआ है। ये आपको एक ग्लोबल सिटीजन बनाती है, अंडरस्टैंडिंग। और साथ साथ मेरी जो एजुकेशन बाहर थी, मैंने 180 नेशनलिटीज़ के साथ अभी स्कूलिंग की हुई है, तो इट गिव्स यू ग्लोबल पर्सपेक्टिव। और आज मैं लोगों को कहता हूँ कि लेट्स बिकम यूनिवर्सल सिटीजंस, क्योंकि आज दौर बहुत चेंज हो चुका है। आज आप सिर्फ लोकल डीलिंग नहीं कर रहे हैं, आप रिपोर्ट्स कर रहे हैं, आप ग्लोबल कंपनीज के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ डायलॉग करते हैं। सो एस्टैब्लिशिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अंडरस्टैंडिंग फॉरेन पॉलिसी इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। साथ साथ मैं समझता हूँ कि इनहेरिटेंस इज नॉट एवरीथिंग, एंड लीडरशिप जो है ये कई लोगों में बाय बर्थ होती है। आप जितना भी कुछ लोगों को सिखा दें, शायद वो लीडर नहीं होते, यू आर बोर्न लीडर। एंड आइडियलाइज दोज पीपल जो मैं समझता हूँ जिंदगी में सक्सेसफुल हैं। मेरे लिए तो मेरे वालिद साहब हैं। सही। लेकिन इस तरह से रोल मॉडल आप उन लोगों को बनाएं जो लोग अच्छे इंसान हैं। देखिए, अच्छी बात है कि आप इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट और फेमस होना ज़्यादा, अच्छा इंसान बनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी है। और आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स होंगी तभी आप परफॉर्म कर सकेंगे। थोड़ा सा ज़रा पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं। ईद उल अज़हा पे क्या कोई ख़ास फरमाइश होती है पसंदीदा डिश बनवाने की, या कौन सी पसंदीदा डिश है जो कि अमूमी तौर पर नहीं बनती लेकिन ईद पे आपकी वजह से लाजमी बनती है? देखिए, ये हकीकत है कि जो हम कहते हैं कि वे जो मैन्स हार्ट इज थ्रू स्टमक। तो आप अगर एक इंसान का पेट खुश रखेंगे तो शायद उसको दिल भी जीत लेंगे। तो मुझे खाने का बहुत शौक है। अच्छा। डिज़र्ट्स, मीठा बहुत पसंद है मुझे। मैं अक्सर इवन नॉर्मल डेज पे भी अपने जो ख्वाहिशात होती हैं वो पूरी करवाता हूँ कि शाम को ये बना दें, वो बना दें। ईद पे मुझे खास करके ईद उल अज़हा पे मुझे शौक होता है कि बारबेक्यू ज़्यादा हो, क्योंकि बारबेक्यू में स्टेक्स भी हैं, स्मोक मीट भी हम लेते हैं, बारबेक्यू में कलेजी भी हम कर सकते हैं, और साथ कढ़ाई में तो बहुत ही शौक है, हम रोश बनाएं, दमपुख बनाएं। तो आई थिंक ये 2-3 दिन की जो फेस्टिविटीज़ हैं इनको भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। बहुत ही मज़ेदार से आपने जो चीज़ों के नाम ले लिए, अब हमारा भी दिल कर रहा है खाने का। तो सना, खाना ज़्यादा पसंद है या खाना बनाना पसंद है? जी, आपने बड़ा मुश्किल सवाल इसलिए पूछा है कि मुझे पहले तो खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। शादी से पहले मीट लवर में शुरू से हूँ और खाने की बहुत शौकीन हूँ, क्योंकि मैं कराची से हूँ। तो मुझे आपको पता है कि जो हार्ड कोर दिल्ली की डिशेस होती हैं बहुत पसंद थी। मेरे वालिद बहुत अच्छा खाना जानते थे, बनाना भी, क्योंकि मेरी वालदा KPK से थी, तो वो एक कल्चरल कॉम्बिनेशन था जो कि दोनों तरफ का मुझे मिला। लेकिन जब मैं इस्लामाबाद आई आज से 5-7 साल पहले, तो मैंने रियलाइज़ किया कि खाना बनाना ज़रूर आना चाहिए। बिल्कुल। उसकी वजह और ये अच्छा कि खाना बनाना, जो टिपिकल डिशेस थी जो मुझे पसंद थी वो मुझे यहाँ नहीं मिलती थी, वो टेस्ट नहीं मिलता था। तो फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद घर में बनानी सीखी, फिर मैंने एक्सप्लोर किया, फिर मैंने कुछ अच्छी डिशेस सीखी भी। तो अब मुझे लगता है कि समटाइम्स जब मेरा बहुत किसी चीज़ के लिए क्रेविंग होती है तो मैं घर में प्रेफर करती हूँ। लेकिन एक चीज़ का मुझे इस शहर से हमेशा शिकवा रहेगा कि यहाँ पर अच्छा खाना नहीं मिलता। लेकिन बहुत अच्छा खाना अब मिलना भी शुरू हो गया। अगर आप खुद अच्छा खाना बनाते हैं फिर आपको किसी का खाना पसंद नहीं आता। सना, तो जैसे आपने कहा कि आपकी वालदा KPK से हैं,
तो कोई घर में ख़ास एहतमाम ईद उल अज़हा पे कोई ख़ास किस्म का गोश्त बनता हो, क्योंकि अक्सर हमें सुनने में आता है नमकीन गोश्त या इस तरह से, तो बचपन की कोई ख़ास याद? मेरे घर में खाना बहुत ज़्यादा बनता था। उसकी रीज़न ये थी कि मेरे वालिद प्योर दिल्ली से हैं, तो वो निहारी, हलीम और बिरयानी तो हमारे यहाँ मस्त थी कि तीनों दिन बननी है। फिर निहारी बनती थी, फिर जब सर्दियाँ होती थी तो पाए बनते थे, तो हमारे यहाँ हर चीज़ बनती थी और बहुत ज़्यादा बनती थी। अच्छा, और फिर एक कल्चर था जो मैं कभी कभी मिस करती हूँ, अभी भी कुछ लोगों के यहाँ होता होगा फैमिलीज़ में, वो ये कि हमारे यहाँ पूरे ख़ानदान के जो लोग थे वो आते थे। जब हलीम बनती थी, इस तरह की आइटम्स बनते थे स्पेशली फेस्टिविटीज़ में, तो वो सब लोग आते थे 20, 25, 30, और वो सब वो एक डिश या 2 डिशेस खाते थे। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो मैं बड़ा मिस करती हूँ। सही। लेकिन वालदा की तरफ से हमेशा डिफरेंट किस्म का बनता था। वो जैसे आपने नमकीन का जिक्र किया, दम पुख्त तो शायद मेरी वालदा नहीं बना सकती थी, लेकिन वो जो एक टिपिकल वहाँ की डिशेस थी, नाम मैं भूल रही हूँ, कटवा गोश्त और इस किस्म की, वो बनाती थी। अब तो खैर वो काफ़ी एजेड हैं, वो उस तरह कुकिंग नहीं करती हैं, लेकिन वो एक कॉम्बिनेशन होता था। लेकिन जो डोमिनेंस होती थी, क्योंकि हम शुरू से कराची में रहे थे, तो वो डोमिनेंस जो थी वो वहाँ कराची की निहारी और बिरयानी की होती थी। मज़ीद भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, मज़े मज़े की बातें करेंगे खाने पीने के हवाले से, ईद उल अज़हा के हवाले से, और कुछ मुश्किल सवालात भी करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, एक मरतबा फिर से प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। ईद उल अज़हा की खुशियाँ मना रहे हैं आपके साथ, अपने मेहमानों के साथ, और कोशिश कर रहे हैं कि इस ईद का मज़ा हम दोबारा कर सकें। खासी गर्मी के बाद अब मौसम खुशगवार हो गया है, तो इस ईद को जो है 4 चांद लगा दिए इस मौसम ने। और जब आप घर से बाहर हों और खाने पीने की बातें कर रहे हो, तो यकीनन ईद का मज़ा तो दोबारा होता ही है, साथ ही साथ दिल करता है कि बातों का सिलसिला भी बढ़ता चला जाए। लेकिन बातों के साथ साथ हमारी टीम ने हमारे मेहमानों के लिए कुछ मुश्किल सवालात जो है वो तैयार किए हैं, और वो चाहते हैं कि हम इनके हवाले से जान सकें कि इनके प्रोफेशनल हम जो है वो बातें तो जान गए हैं, कुछ पर्सनल हवाले से भी बातें जान चुके हैं। अब थोड़ा सा कितना क्विक है, रैपिड फायर किस तरह से करते हैं, क्या इनकी जो है वो चॉइसेस हैं, सियासतदानों से इनका कितना लगाव है, या ओवरऑल सेलिब्रिटी ट्रस्ट कितना रखते हैं, कितना नहीं रखते, ये सब चीज़ें हम जानेंगे अपने मेहमानों से। यासिर, क्योंकि सना जो है वो फीमेल हैं और फीमेल को फीमेल का ख्याल रखना चाहिए, तो मैं उनसे स्टार्ट नहीं लेती। स्टार्ट में मुश्किल ज़रा आपको दे देते हैं। मैंने आपको थोड़ा कमीशन भी दिया हुआ है। कुछ सवाल आते नहीं, ये तो हम कह ही नहीं सकते, वरना यासिर नाराज़ हो जाएंगे। यासिर, स्टार्ट हम आपसे करते हैं। कुछ सवालात हमारी टीम ने तैयार किए हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपके इंटरेस्ट लेवल्स क्या हैं। थोड़ी सी सिचुएशन है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर आप हैवी बाइक पर मोटरवे पे जा रहे हैं, तो इनमें से किसको लिफ्ट देना पसंद करेंगे? रीमा खान, रेशम या मीरा? आई थिंक क्योंकि मैं मिस रीमा की काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, शी इज़ अ लेजेंड आर्टिस्ट, डेफिनेटली उनको हम प्रेफरेंस देंगे। एंड ऑल्सो काफ़ी ख़वातीन के लिए रोल मॉडल भी हैं, एक बहुत अच्छा उन्होंने करियर अपने आप को कैरी किया, एंड आई थिंक शी इज़ डन रियली वेल, तो डेफिनेटली रीमा। ज़बरदस्त, बड़ी जल्दी। मुझे तो लगा था आप सोचेंगे फिर दोबारा मुझसे पूछेंगे, लेकिन आपने बड़े क्लियर एंड कट बता दिया। चलें फिर सना, आपकी जानिब बढ़ जाते हैं। आप इनमें से किसके साथ फिल्म देखना पसंद करेंगी? मौलाना फजलुर रहमान, कायम अली शाह या उस्मान बुज़दार? मेरा ख्याल है फिल्म देखने का सवाल कैसे पहना? इस सवाल के ऊपर मैं आपको बाहर फेंक सकती हूँ। मेरा ख्याल है मैं इन तीनों को देखना नहीं पसंद करूँगी, मैं फिल्म देखना पसंद करूँगी। लेकिन आपको जो है एक को चूज करना है। एक को चूज करूँ तो आई गेस मैं कायम अली शाह साहब को चूज करूँगी। अब आप पूछेंगी क्यों? क्योंकि कायम अली शाह साहब बैठते ही सो जाएंगे, तो मैं अकेले एंजॉय करूँगी। देखिए, ये वो एंकर वाला उन्होंने जो है ना जवाब निकाल लिया, और मैं आपके जवाब के साथ हूँ, बहुत ज़बरदस्त जवाब। यासिर, आप किसके साथ लंबे सफ़र पर जाना पसंद करेंगे? क्योंकि सेलिब्रिटीज़ ही हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है। माहिरा खान, महविश हयात या सबा कमर? आई थिंक अगेन सीनियर एक्टर हैं और काफ़ी अच्छी उनकी पर्सनालिटी है, पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह प्रमोट कर रहे हैं। आई थिंक उनको काफ़ी हम आइडियाज़ भी दे सकते हैं। तो अगर मैं गाड़ी में स्पेस हुआ मेरे पास, मैं अक्सर अपनी टीम के साथ ट्रैवल करता हूँ, और अगर फैमिली और वाइफ और बच्चे के साथ ना हो, फिर डेफिनेटली माहिरा खान को जगह दूँगा। ज़बरदस्त ही, बहुत जल्दी यासिर, और इतने रैपिडली जवाब दे रहे हैं। मुझे लगा था सोचेंगे या ख्याल करेंगे कि घर पे भी टेलीविज़न देखा जा रहा है, ये ना हो घर जाते साथ ही डिशेस तो सामने आएंगी नहीं, और नाराज़गी का जो है वो उठाना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम। चलें, अब हम ज़रा सना की जाने बढ़ते हैं। सना, आप किसके साथ सेल्फी लेना पसंद करेंगी? मरियम नवाज़, हमजा शहबाज या इसहाक डार? एंकर सेल्फी लेते हैं? मैंने तो ज़मानों से नहीं लिए, मैंने ज़मानों से नहीं, लेकिन अभी भी मेरे को एंकर्स, मैं कुछ ईद के शोज़ में गई हूँ, सब लेते हैं। मुझे पिक्चर्स का कोई ख़ास शौक़ नहीं है,
बहुत अरसे पहले बहुत लेती थी, अब मैं, और आई थिंक मैं सेल्फी इनमें से किसी के साथ भी नहीं और लेना अगर चाहूँगी। इनमें से कोई ख्वाहिश का इजहार कर दे कि हमारे साथ सेल्फी बनाएं तो किसके साथ सबसे पहले सेल्फी लेगी? आपका तो इंटरेस्ट नहीं है लेकिन साथ वालों का इंटरेस्ट है। आई गेस हमजा शहबाज के साथ। क्यों? उसका रीज़न है, अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं तो ऐसा नहीं है कि मरियम कोई अच्छी कम है, लेकिन आई थिंक अगर मैं पॉलिटिकल स्ट्रगल में कंपेयर करूं तो मुझे लगता है कि हमजा शहबाज ने पॉलिटिकल स्ट्रगल इसमें सबसे ज़्यादा किया है। वो जेल में रहे तो एज़ कम्पेयर टू अमंग ऑल ऑफ थ्री मैं उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट ज़्यादा करती हूँ, सही। क्योंकि उन्होंने अपने करियर में बड़ा टफ टाइम देखा है। आई थिंक मरियम ने भी उतना नहीं देखा और डार साहब ने भी नहीं देखा, वो भी बाहर रहे, तो आई गेस मैं उनको प्रेफर करूंगी और उनको ये मौका दूंगी कि वो सेल्फी क्या बात है, हमारे मेहमान तो धड़ाधड़ जवाब दे रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट करती शायद वो सोचेंगे या उनके पास रीज़न नहीं होगा, वो कहेंगे अच्छा ठीक है एक चूज़ करना है, एक ऑप्शन चूज़ कर लें, लेकिन बड़े मज़ेदार तरीके से वो जवाब भी दे रहे हैं और उसको जस्टिफाई भी करें। यासिर से चूँकि हम सेलिब्रिटीज़ के हवाले से बात करते हैं, मैं ज़्यादा आपसे रीज़न नहीं पूछ रही थी, वो फिर घर पर मामला ख़राब भी हो सकते हैं। तो ये बताएं यासिर, अगर आपको इनमें से किसी पर किताब लिखने का मौका मिले तो किस पर लिखेंगे और उस किताब पर टाइटल क्या होगा? आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन? मैं सियासी सवाल नहीं करना चाह रही थी लेकिन मेरी मजबूरी है। आई थिंक जरदारी साहब पे किताब लिखी जा सकती है और उसमें ये ज़रूर लिखा जाएगा कि एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट में कैसे लोगों को साथ लेके चला जा सकता है, बिकॉज ही इज़ वेरी गुड एट लीडरशिप। वो अपनों को भी साथ लेके रखते हैं और ऑपोजिशन को भी साथ जोड़ के रखते हैं, और ये एक आर्ट होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक इंसान का सक्सेस का, कि आप सबको जोड़ के रखें सही। और एज अ टीम लेके चले लोगों को। तो आई थिंक दिस क्रेडिट गोज़ टू हिम। टाइटल क्या होगा फिल्म का? टाइटल उसका होगा द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज़बरदस्त, क्या बात है जी। मैं अपने मेहमानों के इतने रैपिड जवाबों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ। एक और सवाल चलें आपसे कर लेते हैं, अगर आप इनमें से किसी के साथ फिल्म में बतौर हीरो आने का मौका मिले तो किसके साथ आएंगे? साइमा खान, साहिबा रैम्बो या फिर रीमा? तो मूवीज़ का आई थिंक मैं अवॉइड ही करूँगा, ये बहुत चीज़ है बिकॉज आई एम नॉट इनटू मूवीज़। तो आई थिंक प्रॉब्ली मैं स्क्रिप्ट देखने के बगैर इनको डिक्लाइन कर दूँगा, नॉट बिकॉज ऑफ द एक्ट्रेसेस। इनमें से तीनों बहुत ज़्यादा जो है वो अगर आई थिंक डिपेंड्स ऑन द insist करें। स्क्रिप्ट। मैं क्योंकि इतना पर्टिकुलर नहीं हूँ, मेरे साथ को एक्ट्रेस कौन है, दैट्स सब्जेक्टिव। आई थिंक आपके अपने परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, आप अपना 100% दें, वो उन पे डिपेंड करेगा कौन बेहतर होंगे, सारे उन माइंड। एज लॉन्ग एज स्क्रिप्ट इज़ गुड आई वुड गिव इट माय बेस्ट, एंड मेरे साथ जो भी को एक्ट्रेस होंगी सब तो ज़बरदस्त जी, बहुत ही अच्छे मज़ेदार से जवाबात आ रहे हैं। सना, आपके लिए क्यों मुश्किल सवाल मेरी टीम ने रखे हैं? मैं ऐसे करना नहीं चाह रही हूँ, साजिश है मेरे और खिलाफ। यकीन करें कि मुझे सवाल करते हुए भी हंसी आ रही है कि आपको अगर इनमें से किसी के साथ फिल्म में काम करना पड़ा तो किसके साथ आना पसंद करेंगी? मौलाना फजलुर रहमान, राना सनाउल्लाह या अता ताड़र? ये हीरो होंगे मेरे लिए, ये भी आई गेस राना सनाउल्लाह साहब। क्यों? क्योंकि उनके साथ होके मुझे उन्होंने कोई वो टेंशन पंजाबी नहीं होगी फिल्म पूरी करनी है। फिल्म में। मैं यही कहना चाह रही थी कि देखें, आपको पता है उनका परसेप्शन क्या है, वजीर दाखिला है और थोड़ी सी उनकी लुक भी इस किस्म की है, तो अगर मैं फिल्म में आती हूँ तो मुझे कभी भी विलन का कोई टेंशन नहीं होगी। सही, विलन वो से। गंडासा पकड़ के आ जाएंगे और फिर लेकिन बिल्कुल। पंजाबी फिल्म होगी तो आपको पंजाबी आती है? पंजाबी समझ आती है लेकिन बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, और अगर बोलने का मौका मिले तो सीखेंगी? तो मैं उसकी टांगे बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहूँगी। अच्छा, पहले हम ये सोचते थे कि एंकर शायद कभी एक्ट्रेस नहीं हो सकती, लेकिन हमने माजी में देखा कि बहुत सारी एंकर्स ने फिल्म भी की और बहुत अच्छा उनको रिस्पांस भी मिला। तो आपने कभी सोचा इस हवाले से, किसी ड्रामे के हवाले से या फिल्म के हवाले से? मुझे मेरे करियर के बहुत शुरू में ही ड्रामों के हवाले से कहा गया था, बट आई गेस वो एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोफेशन है और मेरा ख्याल है मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से हूँ उसमें उस लाइन में जाना थोड़ा सा मुश्किल है। और फिर ये कि अब ये काम इतना कर लिया है, इतना सीख गए हैं कि शायद मैं कभी कभी मजाकन अपने कोलीग से भी कहती हूँ कि अगर मुझे सोते में उठ के भी कोई ब्रेकिंग कोई खबर हो या कोई चीज़ हो तो इतने हम यूज टू हो गए जर्नलिज्म में कि शायद मुझे नहीं लगता कि हम किसी और प्रोफेशन में स्विच करेंगे। आपने सोते हुए की बात की तो मेरा दिल करे एक और क्वेश्चन आपसे करूँ, कभी ऐसा हुआ है कि करियर के शुरू में सोते हुए खबरें पढ़ रही हूँ? नहीं, ये नहीं हुआ, लेकिन मैंने कई लोगों को स्टूडियो में सोते हुए देखा है। खबरें पढ़ रहे? नहीं, खबरें नहीं होती थी, वो पता नहीं, आई डोंट नो, नींद पूरी नहीं होती थी या क्या होता था कि वो बैठे बैठे सो रहे होते थे फॉर सम रीज़न। और आपको पता है ख़वातीन थोड़ी सी अलर्ट होती हैं और वो उनको थोड़ी स्ट्रेस भी होती है कि ब्रेकिंग आ जाएगी। उस ज़माने में आपको पता है टेररिज्म बहुत ज़्यादा था, आज से 5-8 साल पहले, तो उसमें ये होता था कि कभी भी कहीं ब्लास्ट हो गया, कुछ हो गया, ब्रेकिंग आ जाती थी। तो मेरे साथ एक को एंकर थे, मैं नाम नहीं लूँगी, तो अक्सर वो नींद गुनूदगी में होते थे।
और वो कई दफ़ा फंबल्स कर देते थे। तो उनके साथ जब मैं होती थी तो मुझे डबल अलर्टनेस के साथ बैठना पड़ता था, क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं करना है, मैं नहीं ये भी करना है। बहुत मुश्किल है। या फिर बिजनेस में अगर आप ऑल अलोन हैं वो ज़्यादा मुश्किल है, या फिर अगर आपके साथ पार्टनर्स हैं और आप उन पर रिलाई कर चुके हैं कि ठीक है ये भी संभाल लेंगे, आज मेरे माइंड नहीं है या मेरे से कोई खुदा न खास्ता गलत फैसला हो गया है, तो वहाँ पे भी ऊंच नीच चलती होगी। क्योंकि हमने अपनी फील्ड में देखा, जैसे सना से मैं बात करी थी, कि अगर कोई ऊंच नीच है तो हमने लाइफ में भी संभाल लेना है, किसी एक ने हमें संभाल लेना है या हमने उसको संभाल लेना है। बिजनेस में कैसे संभालते हैं? आई थिंक बिजनेस में सेम रूल्स अप्लाई करते हैं हम। आप चाहे इंडिविजुअली काम कर रहे हो, सोलो काम कर रहे हो या पार्टनरशिप में करें, लीडिंग रोल एक इंसान का ही होता है बिल्कुल। और मुशावरत के साथ आप चलते हैं। और जैसे मैंने कहा कि टीम को साथ लेके चलते हैं, तो आप चाहे एज अ पार्टनर डेलीगेट करें अपने पार्टनर को काम या अपनी टीम को आप डेलीगेट करें, इज द सेम थिंग। सही। लेकिन कई जगहों पे जैसे हम देखते हैं कि म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है आपको, अपने इदारों में भी, पार्टनरशिप में भी, घर में भी। सही। सो इट्स ऑल अबाउट म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़। ज़बरदस्त, उसको बहुत करेंगे तो आप प्यारा हर चीज़ में जवाब। सक्सेसफुल होंगे। ज़बरदस्त। चलें जी, बैक टू द सेगमेंट। अगर आप इनमें से किसी के साथ ड्रामे में बतौर हीरो आना चाहें तो किसका इंतखाब करेंगे? अब आपके लिए भी अब सियासी जो है वो ऑप्शंस आ गए हैं। हिना रब्बानी खर, मरियम औरंगज़ेब या सायरा बानो? It's a tough choice. I think Madam Mariam would be good because she's articulate. उनका रिस्पांस भी ठीक होता है and I think she has adequate बहुत experience. सीरियस एक्टिंग करेंगी वो। Oh yes. लेकिन क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है तो उनको पता होगा कि एग्जैक्टली जवाब क्या देना है किस वक्त। ज़बरदस्त जी, बहुत मज़ेदार से जवाबात आ रहे हैं। सना, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। आपके ख्याल में किसको अब सहाफ़त से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? कोई एक ये नाम। बड़ा controversial सवाल है। बहुत टफ। आप मुझे मरवाएंगे बेसिकली। कुछ भी नहीं होगा। किसको ले लेनी चाहिए रिटायरमेंट? मेरा तो ख्याल है बहुत सारों को ले लेनी चाहिए। ख़वातीन या मर्द हज़रात? ऑब्वियसली मर्द हज़रात। ख़वातीन तो देखिए आटे में नमक के बराबर है, और उसमें भी जो ख़वातीन है वो भी बड़ा लिमिटेड जर्नलिज्म कर रही हैं। लेकिन जो मर्द हज़रात हैं और बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनके पास ख़बरें भी नहीं होती हैं और वो कहते हैं हमारी रिसोर्सेज हैं, फिर उनकी ख़बरें भी बाउंस बैक कर जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों को वाकई रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। ले लेनी चाहिए। चलें, आप नाम नहीं बताना चाह रही, ना बताएं। म्यूज़िक से लगाव है? म्यूज़िक से है लेकिन बहुत कम टाइम मिलता है। अब आप सुनने ज़्यादा का। OST के OST सुनना पसंद करती हैं या रेगुलर जो भी म्यूज़िक गाड़ी में लगाओ? मैं कहती हूँ मुझे जो भी म्यूज़िक मिले सुन लेती हूँ, लेकिन एक्चुअली जो मेरे बेटे हैं दोनों वो बहुत छोटे हैं और मुझे याद नहीं पड़ता कि पिछले 2 साल में मैं कोई भी गाना पूरा सुन सकी हूँ। अच्छा। क्योंकि वो जब भी मैं सुनने की कोशिश करती हूँ, स्पेशली गाड़ी में, वो चेंज हो जाता है। कर देते हैं। बिल्कुल, ये बच्चों के साथ बड़ा टफ होता है। लेकिन एक गाना जो आजकल हमने बहुत सुना, कहानी सुनो, बिल्कुल बिल्कुल। वो आपने भी यकीनन सुना होगा। किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? आई गेस मैं अपने आप को ही डेडिकेट करना चाहूँगी। क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये कि देखिए मेरी ज़िंदगी में ना बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए। वैसे मैं सीरियस नोट पे नहीं लेके जाना चाहती, लेकिन मैं काफ़ी अर्सा बाहर भी रही, फिर मैं पाकिस्तान वापस आई, फिर उस फेज़ में मेरे वालिद की डेथ हो गई, मैं उनको देख नहीं सकी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कभी किसी से शेयर नहीं कर पाते। फिर मेरी जहाँ शादी हुई ऑब्वियसली वो बहुत टाइम बाद, मतलब मेरा पहले से उनसे इंटरेक्शन नहीं था, तो वो माजी में जो मैंने कोई 15 साल नौकरी की, जॉब किया, करियर अपना बहुत यंग एज में स्टार्ट किया, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं उस तरह शेयर नहीं कर सकी किसी से। तो मुझे लगता है कि कभी कभी इंसान को अपनी कहानी खुद को भी सुनानी चाहिए और रियलाइज़ करता है इंसान की किस जर्नी से वो खुद गुजर के आया है। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए कोई लिसनर हो। इतना मज़ा आता है जब आप रीजनिंग और उसके जवाब के पीछे जस्टिफाई करती हो, उसको मेरा दिल करता है कि मैं आपसे मज़ीद सवालात करूँ, लेकिन यासिर को भी टाइम देना है। तो यासिर, कितना लगाव है म्यूज़िक के साथ? काफ़ी ज़्यादा। पाकिस्तानी म्यूजिक पसंद करते हैं? इब्राहिम हक का गाना जिटी रोड ते ब्रेका लगियां किसको डेडिकेट करें? अपनी वाइफ को डेफिनेटली। ज़बरदस्त, क्या बात है, इतने मज़ेदार जवाब आ रहे हैं। वाकई दिल कर रहा है कि ये सवालात कम है और सवाल हों और मैं करती चली जाऊँ अपने मेहमानों से। चलिए ये बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे, किसको एक्टिंग से अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि टैलेंट एक अल्लाह ताला ने ऐसा गिफ्ट दिया हुआ जो आप बिल्कुल एंड तक उसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सीनियर एक्टर्स हैं, बहुत प्यारे एक्टर्स हैं, और आई थिंक अनलेस एंड अनटिल उनकी अपनी ख्वाहिश ना हो, उनको कोई नहीं कह सकते आप रिटायर करें, क्योंकि आर्ट है, उस आर्ट को, उस हुनर को दुनिया के सामने लाना चाहिए। और मोटिवेट होते हैं लोग देखें कि इस एज में, देखें इससे ज़्यादा एज कहीं प्रेजेंस की है दुनिया में। US के प्रेसिडेंट को आप देख लें कितने सीनियर हैं, वो अगर आज तक सर्व कर रहे हैं तो हमारे आर्टिस्ट क्यों नहीं सर्व कर सकते? क्या बात है जी, मज़ेदार से जवाबात का सिलसिला भी जारी है। और जहां हमने इनके साथ कुछ ऑप्शंस वाले सवाल किए, कुछ रैपिड फायर खेलने की कोशिश की, वहीं अब थोड़ा सा इम्तहान और ज़्यादा जो है वो टफ कर देते हैं और कुछ पहेलियाँ पूछते हैं। देखते हैं कि हमारे
ये मेहमान पहेलियाँ बूझ सकते हैं या नहीं, या फिर कितना हाजिर दिमाग हैं, हाजिर जवाबी तो हमने उनकी देखी, हाजिर दिमागी का आप जो है वो इम्तिहान लेना चाहूँगी। इसमें कॉल अ फ्रेंड का ऑप्शन मौजूद है क्योंकि मैं पहेलियों में बहुत बुरी हूँ। कॉल अ फ्रेंड नहीं हो सकता, मुझे समटाइम्स समझ ही नहीं आती। गूगल खोल रहा हूँ, ईद गूगल का खोल रहा हूँ। मौका है, अगर आप मुझे जो है वो थोड़ी सी रिश्वत लगाना चाहें कि अच्छा सा खाना खिलाएंगे आप मुझे, तो फिर नहीं, मैं आपकी स्वैप help सेगमेंट सकती कर हूँ। लें कि कोई और सेगमेंट ले आए। आप दोनों आपस में, ये किसी एक से नहीं है, जिसने भी बूझ लिया चलिए। उसको हम बारबेक्यू प्लेटर ज़्यादा दे देंगे। चले ये हो सकता है। अब वो कौन सी चीज़ है, चले हम अपने व्यूअर्स को भी बता दें कि हम स्टार्ट करने लगे हैं। पहली हमारी जो पहेली है वो है कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें पढ़ने में मदद देती है, ना वो कागज़ है ना कलम है। गूगल। वो कौन सी चीज़ है? आई गेस आंखें। आंखें पढ़ने में मदद देती हैं। करीब है। बिनाई। आपका जवाब एक तरह से सही मान सकते हैं हम। चश्मा। 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 मेरे पास जो थी वो रिडल यही थी, लेकिन आपने जो आंखों वाली बात की, मैं इसलिए कंफ्यूज है कि वो जवाब भी ठीक है। तो हमारे एंकर हाजिर जवाब होने के साथ साथ हाजिर दिमाग भी हैं। यासिर, अब आपके लिए जो है वो टफ होता चला है। एक तो आपको बारबेक्यू पसंद है और प्लेटर आपके हाथ से निकल रहा है। नहीं, मैं आपकी मदद करूंगी, आप बेफिक्र हैं। चले, सेकंड हमारी जो रिडल है वो ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ जाती है। ये तितली पैदा होते उड़ जाती है। साथ हमारा वो जो होता है मॉस, सोचे सोचे। कैटरपिलर। तितली तो उड़ जाती है ना। नहीं, इनका पहले वो जो कैटरपिलर और मोथ वाला वो सीन होता है, उसके अंदर वो पहले जो है वो पहले रेंगते हैं। हाँ, पहले रेंगते हैं, रेंगते फिर हैं। उसके बाद उनके पर आते हैं, हाँ, ये पैदा होते साथ ही उड़ जाते यानी बड़ी बेवफा है वैसे जो भी है। सच पैदा होते ही उड़ जाती है। हैं। चले इतनी हेल्प आउट कर देती हूँ, ये पैदा होते ही उड़ जाता है। मुझे और नहीं इस समझ वक्त में आया। जहाँ हम बैठे हैं, इस कदर इस एम्बियंस से ये रेलिवेंट पहेली है। मच्छर। वो भी तो मच्छर, egg में निकला है। मच्छर का भी वो पहले जो इंसेक्ट बनता है वो मौत, हाँ। वो उसका वो सारा वो होता है। नहीं, वैसे ये मुश्किल है, मुझे भी नहीं है ना? समझ आ रहा, मुझे बहुत भी नहीं tough है। समझ मैंने आ आपको रहा। इतनी बड़ी हिंट दी कि इस वक्त जिस माहौल में हम बैठे हैं, जहाँ हम बैठे हैं, इतना रिलेवेंट है उससे कि ये पैदा होते ही उड़ जाता है। और शायद आप आसपास देख भी रहे हैं इसको। इससे ज़्यादा मैं हिंट नहीं दे सकती, तो कॉल अ फ्रेंड से भी ज़्यादा मक्खी भी नहीं हो सकती। मक्खी तो नहीं हो सकती। मक्खी सेम कॉन्सेप्ट। ये एक चले, कॉमन ये है। मुझे इट्स अ नहीं। नॉन लिविंग थिंग। ठीक है। अच्छा, Non-living, non-living हाँ, है। लेकिन ये पैदा होते साथ ही उड़ जाता है। मौका, वक्त। हम कहाँ बैठे हैं? हवा। हवा तो हम पैदा एक नहीं। रेस्टोरेंट में बैठे हैं। रेस्टोरेंट तो नहीं उड़ सकता। रेस्टोरेंट में वो धुआं? चीज़ पैदा, ओह दैट्स ग्रेट। बट धुआं ओके ओके। धुआं पैदा होते साथ ही उड़ जाता है। Confused, उड़ जाती है। कीवर्ड था कि पैदा नहीं होता। टेक्निकली इट्स नॉट पैदाइश। वो हाँ। हाँ, मैंने जब ये कहा ना नॉन लिविंग थिंग, इजाद होते साथ ये बनते साथ। अब ये बहुत मुश्किल है क्योंकि ये मुझे भी समझ नहीं आया था। चलें जी, वो कौन सा जानदार है जो अंडे और दूध दोनों देता है? अब ये जानदार है, अंडे और दूध दोनों देता है। बड़ा मुश्किल है। क्या हम उसका दूध यूज करते हैं? जी हाँ, उसका दिया हुआ दूध यूज करते हैं। अच्छा। आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर होगा। वो कौन सा जानदार है जो अंडे और दूध दोनों देता है और हम यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे उसके दिए हुए अंडे और दूध? इससे ज़्यादा मैं हेल्प आउट नहीं कर सकती। ये बहुत ही यूनिक सवाल है। आई डोंट नो, मुझे इसका जवाब नहीं आता। और हम मैं सब खुद जहाँ वो जहाँ तक जानकर मेरे पास ढूंढ रही इल्म है, हूँ। भैंस अंडे नहीं देती। गाय भी नहीं देती, अब बकरी ये भी नहीं जानदार देती। है। थोड़ा सा करीब जाएं, हम सब विजिट भी करते हैं उसके पास, जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि मैं भी अपने हिंट में वो बोलने लगी थी कि हम सब विजिट करते हैं। अंडे और दूध देता है। जानदार है, ऊँट देता नहीं, ऊँट डजंट गिव एग्स। नहीं है। जानदार भी है, अंडे और दूध दोनों देता है। मुझे तो लगता है बेकरी वाला। जबरदस्त जी, दुकानदार हमारा जो है वो था जवाब। और दुकानदार सना ने वाकई बहुत- जवाब था। बहुत ही कंफ्यूजिंग है। देखिए, हम सब ने, मैंने कहा था हम सब विजिट करते हैं शॉप और कह देते तो शॉपकीपर हो आइंदा के जाता। बाद मैं बेकरी वाले को सेम नजरिए से देख ही नहीं सकता। वो कौन सी चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है? ये पहेलियां बनाने वाले को तो खास करके अगर आप उसको गलत कलर में धो रहे हैं, आपस में मिक्स करेंगे तो डेफिनेटली गंदी होगी।
ब्लैक बोर्ड भी है, अगर ब्लैक बोर्ड को आप धोएंगे गंदा हो जाएगा। वो कौन सी चीज़ है जो किसी भी चीज़ को धोएं गंदी हो जाएगी? वो गंदी हो जाएगी। आप उससे किसी गंदी चीज़ को धोएं वो खुद गंदी हो जाएगी। हो जाएगा, चलें जी। सफ़ेद कपड़ा। नहीं। क्या चीज़ है? ये मुश्किल है, थोड़े आसान आसान पूछे, वो जो हम बचपन में सुनते थे वो पहेलियाँ ठीक वो है। तो फिर जल्दी से आपने बता देनी थी, ये मेरे लिए भी नहीं है। कौन सी चीज़ है जिसको धोने से वो गंदी हो जाती है? हम उसे डेली रूटीन में यूज़ भी करते हैं। साबुन। देखिए वो साफ करने के लिए इस्तेमाल होगा, गंदा तो होगा। साबुन भी ऑप्शन हो सकता है। मेरे पास यहाँ पे पानी है जवाब, लेकिन साबुन नो डाउट आपका जवाब किसी हद तक दुरुस्त है। देखिए हम छोड़िए। ऐसा कौन सा ड्रेस है जिसे आप पहन नहीं सकते? कफन। सही कह रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह। ड्रेस। ड्रेस ड्रेस। आप तो डराने वाली बातें कर रहे हैं यासिर ईद पे। पहन नहीं सकते। अब थोड़ा सा ये कॉमन सेंस में आ गया, ये पहेलियों से निकल आए हम। वेयरिंग ड्रेस। वेडिंग वो ड्रेस तो सिर्फ पहनते एक दिन पे हैं। आप पहनेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कौन सा ड्रेस है वो पहनते तो हैं एक दिन के लिए तो फिर वो पहने। ड्रेस क्यों है? वो ड्रेस क्यों है? ये आप बताएं मुझे। क्योंकि या वो बताएं। एड्रेस है। एड्रेस को आप पहन नहीं सकते। ये मैंने आपको जो है ये वो तो जवाब नौकरों को बता दी, सवाल क्योंकि होगा। थोड़ा सा टफ लग रहा था मुझे। चलें जी, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको इंसान तोड़कर खुशी महसूस करता है? नाक। क्या तोड़ के? नाक। नाक। नाक तोड़ के? किसी की भी आपको गुस्सा आया हुआ, आप नाक तोड़े, आप बहुत खुश आप होंगे। लोग मरने वाली लड़ने वाली बातें क्यों कर रहे हैं ईद पे? फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। नहीं अंडा। नारियल। अंडा तोड़ के कौन सी खुशी होती है यासिर? Because आप ऑमलेट जब बनाएंगे मम्मी की कुछ डांट खाएंगे। नीचे से पड़ती है तो वो खुशी जो है मातम में बदल जाती है। कोकोनट। रिकॉर्ड। हम कोई भी रिकॉर्ड तोड़ते हैं तो हम खुश होते हैं। मज़े मज़े की बातों का सिलसिला जारी था और बहुत मज़ा आया अपने मेहमानों की। यकीनन हमने हाजिर जवाबी देखी, आपने भी हाजिर जवाबी और हाजिर दिमागी दोनों को जाना भी और एंजॉय भी किया होगा। और जैसे ये कि आखिर मैंने की enjoy तमाम किया। एडिट कर दीजिएगा जिसमें हम जवाब नहीं दे सके। बिल्कुल हम एडिट नहीं करेंगे इसको और हम दिखाएंगे कि हमने पहले से नहीं जवाब बताए थे, वरना हमारे व्यूअर्स कहेंगे आपने पहले से जवाब बता दिए थे और फिर आप बता रहे हैं कि वो इतने इंटेलिजेंट हैं। तो हम ये आखिर का बिल्कुल एडिट नहीं करेंगे। सना, जाने का वक्त करीब है, जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? पैगाम तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि वैसे ही इस मुल्क में खुशी के मौके बड़े कम होते हैं और महंगाई और जिस किस्म का माहौल हमारे यहाँ इस वक्त मौजूद है, पॉलिटिकली भी अनस्टेबिलिटी है, इकनॉमिकली भी हम बड़े अनस्टेबल हैं। तो इसमें जो छोटे छोटे मौके हैं, जो खुशियाँ हैं, उसको भरपूर तरीके से एंजॉय करें। कुछ घंटों के लिए सही, लेकिन फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको टाइम दें और भूल जाएं कि क्या टेंशन है। जी सना, बहुत प्यारा आपने पैगाम दिया। या फिर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस ईद पर? मैं अपने सारे पाकिस्तानीज़ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो यूथ है ख़ास करके, आपके ऊपर ये एक लागू है कि आप पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। हमें आपसे उम्मीद है, आप पे यकीन है और इस मुल्क का जो फ्यूचर आपके हाथ में है। हम जॉब सीकर्स से ज़्यादा हम जॉब क्रिएटर्स देखना चाहते हैं, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स देखना चाहते हैं। साथ साथ हम चाहते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वो वापस पाकिस्तान आए या इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लेके आए। ये आपका मुल्क है, आपकी जो एक्चुअल पहचान है उस मुल्क के साथ है। अगर आपका यकीन ख़त्म हो गया इस मुल्क से तो और कोई यकीन नहीं करने वाला। तो हमें IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनसे ज़्यादा आपसे उम्मीद है कि आप इस मुल्क में बेहतरी लाएंगे। बहुत खूबसूरत पैगाम। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने ईद के रंग को दोबाला किया और हमारे साथ अपनी ईद गुजारने की कोशिश भी की। और हमने जिस तरह से आपको इनवाइट किया था, हमें लग रहा था कि हमें बहुत मज़ा आएगा। तो हमारा ये जो अंदेशा था वो यकीनन 100% रहा और बहुत ज़्यादा मज़ा आया आप दोनों के साथ। आने वाले वक्त में ज़रूर हम आपको ज़हमत देंगे कि आप आते रहें और हमारी ईद का मज़ा दोबारा करते रहें। नाज़रीन, अभी हम एक शॉर्ट ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, एक और मेहमान हमारे साथ होंगे जिनके साथ हम ईद उल अज़हा के साथ गुफ्तगू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर से प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जैसा कि हम अपने प्रोग्राम में मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि हम ईद उल अज़हा का मज़ा दोबारा कर रहे हैं और घर से बाहर, स्टूडियो से बाहर ये मज़ा दोबारा करें। इस वक्त जिस प्लेस पे हम मौजूद हैं, जिस रेस्टोरेंट में हम मौजूद हैं, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा हम इसके हवाले से बताएं, इसके एम्बियंस के हवाले से बताएं। और ये जिस तरह से हम बात करते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और जब इसके दारुल हुकूमत के इस्लामाबाद की हम बात करते हैं तो ये खूबसूरती में चार चांद लगाता है। और इसी दारुल हुकूमत यानी कि मारगिला हिल्स में
ये खूबसूरत जो जंगल में मंगल कर रहा है ला मोंटाना रेस्टोरेंट, आज हम वहाँ पे मौजूद हैं और मेरे साथ ला मोंटाना रेस्टोरेंट के डायरेक्टर सेल्स हाफिज़ अमान मौजूद हैं। हाफिज़ अमान, सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और ईद की बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। खैर मुबारक आपको भी बहुत बहुत। और आपने माशाल्लाह से मैं आपको कहूँगा कि कितना अच्छा आपने इंट्रो दिया है। एक तो मौसम इतना कमाल का है, जो आपका इंट्रो सुना तो मैंने कहा वाह माशाल्लाह, मतलब ये जगह आपने बताया कि मंगल है और आज आप देख सकते हैं ईद का तो जो मज़ा है वो दुबाला हुआ है, मौसम का मज़ा भी आप देख रहे हैं यहाँ पे दुबाला हुआ है। यकीनन ऐसा ही है। तो हमें ये बताएं कि क्या ईद उल अज़हा पे यही गहमा गहमी तीनों दिन बरकरार रहेगी या फिर इसमें मज़ीद इजाफा देखने को आएगा? अब ये तो मैं यही कह सकता हूँ, जितनी खवातीन घर में बैठी होती हैं वो बेचारी अब ये थोड़ी है कि ईद के दिन भी वो खाने बना रही हैं और उसमें मसरूफ हैं, तो ये थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। और अब जो होता है कि लोगों का मैक्सिमम होता है कि वो मतलब कि इस तरह रेस्टोरेंट पर आएँ और आकर खुद खाना पसंद करते हैं, खाना बनाना। क्योंकि अक्सर हमने सुना ना, खवातीन कहती है एक तो गर्मी हो, फिर किचन में जाना हो, खाने बना बना के पका के हम थक जाते हैं, खाने का दिल नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन खवातीन के लिए आपको पता है कि यहाँ मौजूद है ला मोंटाना रेस्टोरेंट पे आएँ और आकर यहाँ पर एंजॉय करें। और सबसे पहले तो मौसम, और जितने लोग हमें देख रहे हैं आपके चैनल के तवज्जुह से मैं थोड़ा सा उनको बताना चाहूँगा कि ला मोंटाना रेस्टोरेंट जिस जगह पर हम बैठे हैं, इस्लामाबाद से सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव है और आप लोग 15 मिनट की ड्राइव के बाद पहुँच जाते हैं। ये नज़ारा आपको नीचे ही है, कितना मज़ेदार है। और यहाँ पर हमारे पास जो रेस्टोरेंट है, नॉर्मली ये होता है कि रेस्टोरेंट में जाएँ तो खाना आपके हमारे पास 2-3 कैटेगरीज हैं कि अगर आप अपना पसंद का फूड ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप आके अपना पसंद का खाना ऑर्डर करें। और अगर कुछ लोग होते हैं जो फूडी होते हैं और कहते हैं हमें ज़्यादा खाना चाहिए और हमें भूखे खाना है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि ला मोंटाना पे पूरे साल 365 डेज इन अ ईयर हर रोज़ रात को बुफे लगता है और उस बुफे के अंदर आके वो लोग एंजॉय कर सकते हैं। वैरायटी और बारबेक्यू और सब कुछ, जो कि सिर्फ और सिर्फ अब आप कहेंगे पूरी प्रमोशन शुरू कर दी है, लेकिन सिर्फ 16, लेकिन लोगों को भी होना चाहिए 1599 रुपये प्लस टैक्स में आकर वो 40 प्लस आइटम एंजॉय कर सकते हैं। ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं। और फिर वही बात आती है कि ये जब शहर की गहमा गहमी और वो पोल्यूशन से दूर हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे सिर्फ हम सैर व तफरी नहीं कर सकते, जहाँ पे सिर्फ हम व्यू नहीं देख सकते, बल्कि अच्छा खाना भी खा सकते हैं। आपने बिल्कुल बात की है कि शहर की आलूदगी, अब देखें अगर कोई रोड पे बैठ के अगर आप कुछ खा रहे हो तो आपको कंसर्न होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ तो ग्रीनरी है, तो ओवरऑल बिल्कुल ये ला मोंटाना का एक और फायदा ये बिल्कुल आज आपसे वो होती है हाइजीन, मतलब देखा जाए तो वो ज़्यादा है कि आप खाना एंजॉय कर सकते हैं अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर। और मेरे हिसाब से आजकल ना खाना जो होता है, मेरे ख्याल से माहौल, अगर आपको बहुत गर्मी हो, आजकल बहुत गर्मी है तो खाना कम खाया जाता है, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से आप आएंगे। अच्छा, ये बात मैं पूछना चाह रही थी कि अमूमी तौर पे हम ये देखते हैं कि जब नेचर के करीब हम जाते हैं या सैर व तफरी के लिए जाते हैं तो हमें ज़्यादा भूख लगती है, क्या यहाँ पे भी ये देखने को मिलता बिल्कुल है? ऐसा ही है। आपको अगर आपको मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आके वेदर अच्छा हो जाता है ना, आपका ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है और डाइवर्ट होने के बाद फिर आप कहते हैं ठीक है यार। और यहाँ पर आकर मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि जब लोग खाना खाते हैं और स्पेशली बुफे में, तो मैं कहता हूँ भाई ये इतना खा लिया है, लेकिन एक्चुअली फूड का टेस्ट और सब कुछ मैटर करता है। तो यहाँ पर इस व्यू में मैं कह सकता हूँ कि जनाब ईद के जितने लोग देख रहे हैं उनको मैं मुखातिब करके कहना चाहूँगा, ला मोंटाना पर ईद का तोहफा ये हो सकता है कि अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं और सच न्यूज़ के तवज्जुह से अगर ईद पे आप लोग आते हैं तो हमारे पास जो बुफे है उसके अंदर भी हम आपको ड्रिंक्स हैं ये आपके शो में, क्योंकि आप सेल्स के लोग आए और कोई सेल्स की ऑफर ना दें तो ये हम ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल, तो ड्रिंक्स तो होंगी जो इस चैनल के तवज्जुह से जो भी लोग हमें आते हैं और अगले 2 महीने तक सही। ये भी नहीं करते कि सर वो तो उस दिन था और ये हो गया, ईद पे तो हम बिजी थे कुर्बानी में। एग्जैक्टली। तो 2 महीने तक जो भी ये रेफरेंस हम यूज़ करते हैं तो उनको ड्रिंक्स जो हैं वो ला मोंटाना की तरफ से एज अ गिफ्ट दी जाएंगी। ये क्या बात है जी, ये ईदी हो गई। वैसे तो गोश्त की ईदी मिलनी थी, लेकिन आपने तो ज़बरदस्ती ईदी दे दी। गोश्त खा के आएंगे ना तो हम ड्रिंक्स देंगे, वो पी कर हजम करें और फिर और खाएं। क्या बात है। अच्छा अमान, ये भी बताइएगा, जिस तरह से हम बात करते हैं कि लोगों की फरमाइशों को पूरा करना, उनके मयार पर पूरा उतरना काफ़ी मुश्किल काम है, लोगों की पसंद के हिसाब से काम करना। और फिर जैसे हम अभी बुफे को डिस्कस कर रहे थे, हम खाने को डिस्कस करें, क्या मयार रखा जाता है, कितना लोगों की पसंद नापसंद को मैटर करता है? अगेन आप 100% लोगों को तो कुछ नहीं कर सकते, आपकी परसेंटेज होती है कि आपने मैक्सिमम मतलब 90 प्लस। और ऑनेस्टली ये बड़ा टफ काम है क्योंकि आपको ना एक मयार कायम रखना, मयार बनाना और उसको कायम रखना, इट्स वेरी टफ। लेकिन इसके लिए हमारे पूरे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं। इसमें मैं ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ला मोंटाना में जो क्वालिटी ऑफ फूड है उसमें मैं कहूँगा कि यहाँ पर अभी आप भी माशाल्लाह से भी आप खाना खाने जा ही रही हैं, तो आपने बाद में हमें ज़रूर बताना भी है कि अगर शो में ना आखिर में आपने कनेक्ट कर देना कि आपको फूड कैसा लगा हुआ है। बिल्कुल करेंगे, खाया नहीं है तो मैं ऐसे ही आपको बिल्कुल हम खाना खाएंगे और आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे।
लेकिन एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी कि मैं आपसे पूछूं, लोग ब्रांड को बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी तरफ जाते हैं, या आजकल हम ये देखें कि ओवरऑल हमारी सोसाइटी में बहुत ब्रांड कॉन्शियसनेस रख गई है हर चीज़ में, हर मामले में, चाहे वो कपड़ों के मामले में हो, खाने के मामले में हो। तो ब्रांड का मयार बरकरार रखना ये कितना टफ काम है? ये आप समझ लें कि ब्रांड को तो आप लोग ना, बस मैं कहूँगा कि यहाँ से पकड़ लेते हैं, ठीक है? कि अगर इतनी सी कोई कोई गलती हो, बख्शिश नहीं है। ब्रांड वालों के लिए बख्शिश नहीं है। बी से ब्रांड, बी से बख्शिश नहीं है। तो ब्रांड के लिए अगेन हमारी कुछ परचेसेस भी मैक्सिमम अगर आप कहें तो अक्सर कहा जाता है कि यार ब्रांड पे महंगा क्यों है, खाना सब कुछ है। तो मैं लिटरली कहूँगा कि आपको क्वालिटी मेंटेन करने के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल, ये आपको बहुत ऑयल ज़रूरी से लेकर आपको मीट क्वालिटी से लेकर हर चीज़ में, तो वो आपकी परचेजिंग महंगी होती है। तो और आप पहाड़ों में बैठे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें वैसे हुए हैं, बिल्कुल, तो इसको लाना भी maintain- मुश्किल है। बिल्कुल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको मेरे पीछे रश नजर आ रहा है। माशाल्लाह जी, और ये रश यकीनन ईद के तीनों दिन बरकरार रहेगा। अमान, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जाते जाते हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस ये कहना चाहूँगा जनाब कि ओवरऑल आप लोग जो ये ईद का मौका है, अपनों के साथ दूसरों को भी ज़रूर उसका ख्याल रखें। जिन्होंने अक्सर मेरा थोड़ा सा, ये मेरा अपना पर्सनल है कि होता ये है कि नॉर्मली जिनके घर कुर्बानी हुई होती है, लेकिन वो हमारा जान पहचान वाला होता है, तो आप उसको भी गोश्त भिजवा रहे होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे अक्सर दोस्त नाराज़ होते हैं कि यार तुम कुर्बानी का गोश्त ही भिजवाते हो। मैं कुर्बानी का गोश्त सिर्फ वहाँ भिजवाता हूँ जिनके पास कुर्बानी नहीं है। बिल्कुल, तो उस तरह ये आपको बहुत एक मौका ज़रूरी चाहिए। है। तो आप लोग भी मेहरबानी है इस अभी ईद पर कोशिश करेंगे कि कुर्बानी में ढूंढ के उन तक गोश्त पहुँचाएँ, ज़्यादा दिन अपनी PR के चक्कर में जानने वालों को पहुँचा के टोटल कर दें। कि यहाँ पे हम गोश्त भेजेंगे तो वहाँ से रान आ जाएगी। बड़े ज़बरदस्त आपने पैगाम दिया, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एक मरतबा फिर से, और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, जिसमें हमने मज़ेदार सी बातें की, कुछ सियासी बातें भी हुई, कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को डिस्कस भी किया, और कोशिश की कि आपकी ईद का मज़ा दोबारा कर सकें। यकीनन जाते जाते मैं भी यही कहना चाहूँगी कि इस ईद पे कोशिश करें कि अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ और अपने उन रिश्तेदारों के साथ ज़रूर वक्त गुजारें कि जो आपसे रूठे हुए हैं, जो नाराज़ हैं, जिनके साथ आप वक्त नहीं गुजार सके हैं। यही पैगाम है, इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त, क्योंकि खाना ठंडा हो रहा है और हमें खाना खाना है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।